सॉलिड स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, 3 डायमेंशनल होगा, 3D होगा। तो इस चैप्टर में जब हम उसको एज ए लर्न करते हैं तो ये आसान हो जाता है, लेकिन उसका अगर 3D समझेंगे, पूरा 3D, तो ये चैप्टर हो जाएगा टफ। तो एज ए कोर्स देखें तो हम जनरल तरीके से भी इसको सीख सकते हैं, तो जनरल भी सीखेंगे और हम इसे 3D में भी सीखेंगे। तो देखते हैं क्या है कंसेप्ट। मान लो हमने एक यहाँ क्यूब बनाया, इस तरह से मैंने एक क्यूब बना दिया। देख लो कैसे बनेगा। एक स्क्वायर बनाया, ऐसे करके एक स्क्वायर बना दिया इधर, अच्छी तरह समझना है। इस तरह से बना दिए, ये आपस में जॉइंट कर दिए, बनाना आता होगा आप सबको। तो ये बन गया आपका एक क्यूब। इस क्यूब में ये पॉइंट देखो, 1 पॉइंट, ये पॉइंट देखो 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो पॉइंट मैंने दिखाए हैं, इन पॉइंटों को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इन पॉइंटों को हम नाम दे रहे हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कहते हैं इनको, बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ओके, अब लैटिस पॉइंट, ये हो गया लैटिस पॉइंट LP, ये हो गया लैटिस पॉइंट LP, ये हो गया लैटिस पॉइंट LP, और ये वाला हो गया LP। लैटिस पॉइंट को जोड़ते हुए ये वाला स्क्वायर बना एक। देखो, इस लैटिस पॉइंट के इस वाले एरिया को, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरा इस तरह से, ये पूरा जो एरिया है 4 लैटिस पॉइंट को जोड़ते हुए, इसको बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। इसको हमने नाम दिया स्पेस लैटिस। ओके, अब सोचो, ऐसे स्पेस लैटिस क्या और भी हैं? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो देखो मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये देखो, तो भी एक आपका स्पेस लैटिस हो जाएगा। ये वाला एरिया भी एक स्पेस लैटिस है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे स्पेस लैटिस हैं। तो अगर हम स्पेस लैटिस SL, स्पेस लैटिस को आपस में जोड़े, स्पेस लैटिस प्लस स्पेस लैटिस प्लस स्पेस लैटिस, इस तरह जोड़ दें, तो इन स्पेस लैटिस को जोड़ने पर देखो, ये एक ये रहा, ये वाला, ये देखो, इन स्पेस लैटिस को आपस में जोड़ते हैं तो ये कहलाता है यूनिट सेल। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। तो ये पूरा एक जो क्यूब दिख रहा है उसको हमने नाम दे दिया यूनिट सेल। ओके, अब मान लो मैंने इस पूरे को इस तरह से किया, ये है यूनिट सेल। अब ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल, देखो इस तरह से हमने बोला इसको क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल, ऐसी यूनिट सेल आपस में जोड़ता चला जाऊं। देखो ये यूनिट सेल जोड़ रहा हूं मैं। तो यूनिट सेल आपस में जब जुड़ती हैं तो ये कहलाती है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाएगी? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगी। ओके, अब ऐसे क्रिस्टल लैटिस आपस में जुड़ जाएं, जैसे ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस माना मैंने, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल और ये यूनिट सेल। अब इन तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस हो गया ये पूरा। अब ऐसा ही एक क्रिस्टल लैटिस हमने नीचे बना दिया, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। ये तीनों, ये वाले तीन मिलके क्रिस्टल लैटिस हो गया एक, और ये वाले तीनों मिलके एक क्रिस्टल लैटिस हो गया। तो क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस आपस में जुड़े तो हम लिखेंगे क्रिस्टल लैटिस प्लस क्रिस्टल लैटिस। आपस में जुड़ते चले हैं बहुत सारे, तो बन जाता है फाइनली सॉलिड। तो इस तरह से सॉलिड का सबसे छोटा जो पार्ट है वो कहलाता है स्पेस लैटिस। ओके, तो कहने का मतलब है सॉलिड बनता है क्रिस्टल लैटिस के जुड़ने से, क्रिस्टल लैटिस बनता है यूनिट सेल के जुड़ने से, यूनिट सेल बनती है स्पेस लैटिस के जुड़ने से,
और स्पेस लैटिस बनती है इन लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ने से। तो ये है इसका अरेंजमेंट। अब थोड़ा डिटेल में यूनिट सेल के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास ये यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो देखो ये हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनको बोलते हैं कॉर्नर। तो ये मैंने नाम दिया कॉर्नर, ये कॉर्नर है। तो देखो सी कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये ध्यान से बना के देखेंगे ये सब कॉर्नर है। तो कितने कॉर्नर होते हैं, तो हम कहेंगे कॉर्नर की संख्या होती है टोटल 8। एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर माने गए। ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी क्या है। इस पूरे कमरे का, इस पूरी यूनिट सेल को एक कमरा मानो। ओके, अब कमरे में कॉर्नर क्या होंगे। मान लो ये पूरा हमारा कमरा है, एक कमरे में कॉर्नर क्या होंगे। तो जो कमरा होता है उसमें कमरे में जो कोने होते हैं, जैसे देखो एक कोना ऊपर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, तो ये सब कोने हैं। तो कॉर्नर जो होते हैं कमरे के, इनको हमने नाम दे दिया ये कॉर्नर पार्ट है। कमरे में 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, अब कमरे का समझो, जैसे ये हमारा पूरा एक कमरा है, इस कमरे में सेंटर पार्ट होगा, एक कमरे का एक सेंटर पार्ट होगा, हर कोने से उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये पार्ट हमने माना ये वाला, हर कोने के बीच में, हर कोने से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस जगह ऊपर एक पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे बॉडी। इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी बोलेंगे, और इसकी संख्या होगी 1। इसको मैंने बी लिख दिया, बॉडी। बॉडी पार्ट पूरे कमरे में 1 होगा। सोचो, मान लो ये हमारा एक कमरा है, इस कमरे में 8 जो कोने दिखेते हैं उनके बीच में जैसे ये आपका कमरा है तो उसके बीच में एक पार्ट होगा, हर कोने से उसकी डिस्टेंस बराबर होगी, तो वो पार्ट जो है कहलाएगा बॉडी। क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। तो बॉडी पार्ट 1 होता है। ओके, कमरे की जो दीवारें होती हैं उस दीवारों को हम गिनेंगे। तो देखो एक सामने दीवार होगी, एक उसके पीछे दीवार होगी, 2 हो गई, एक राइट में दीवार होगी, एक लेफ्ट में दीवार होगी, कितनी होगी, 4। एक जमीन होगी, एक छत होगी। तो टोटल कितनी दीवारें होंगी उनको बोलेंगे हम फेस। देखो ये पूरा एक फेस है, जो स्क्वायर दिख रहा है ये पूरा एक फेस है। तो एक एटम मैंने यहाँ रखा फेस, ये भी फेस है, 2 फेस, ये फेस है, 3 फेस, ये वाला स्क्वायर, 4था फेस। एक फेस ऊपर की तरफ होगा, एक फेस नीचे की तरफ होगा। तो टोटल फेस की संख्या होती है, इसको हमने नाम दिया फेस, वो होते हैं 6। मान लो यूनिट सेल एक कमरा है, रूम है, तो रूम में जो दीवारें हैं वो फेस होती हैं। तो कितनी दीवारें होंगी, एक दीवार ये है तो एक उसके बैक में होगी, एक आपकी लेफ्ट में है तो एक राइट में होगी, 4 हो गई, एक जमीन हो गई और एक छत हो गई। तो टोटल 6 फेस होते हैं। कितनी फेस होती हैं, 6 फेस। तो कॉर्नर 8, बॉडी 1, फेस की संख्या 6। एक वर्ड होता है एज, एज की संख्या होती है 12, एज की संख्या होती है 12। एक होता है आपका एज और एज की संख्या होती है 12। अब एज क्या होगा, तो देखो इस कोने और इस कोने, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर का बीच का सेंटर पार्ट एज होता है, एक एज। फिर इसके बीच का एक एज, ऐसे इसके बीच का ये पार्ट एज, और इसके बीच के पार्ट का ये वाला हिस्सा भी एज। ये एज हो गई 4। अब देखो नीचे वाले उसमें आ जाओ, इस कोने और इस कोने के बीच में यहाँ एज होगी, इस कोने के बीच में यहाँ एज होगी, इस कोने और इस कोने के बीच में यहाँ एज हो गई, ये कॉर्नर के बीच में ये पार्ट एज हो गया। तो 4 ऊपर दिखे और 4 नीचे ही, तो 8 हुए। हमने 12 लिखे, ये भी तो हिस्सा दिख रहा है आपका।
देखो ये गिन चुका हूँ, ये गिन चुका हूँ, तो इस कोने का पार्ट ही हो गया एज, और ऐसे यहाँ हो जाएगा एज। दो इधर हो गए, ऐसे ये कोना दिख रहा है, तो एक एज इधर हो जाएगी, एक एज इन दोनों के बीच में, तो टोटल एज होंगी 12। तो टोटल एज हो गई 12। ओके, अब थोड़ा और डिटेल में इसको हम समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारी एक बुक है, कॉपी मान लो, बुक मान लो, इसको हमने यूनिट सेल माना। अब इस यूनिट सेल में देखो 1, ये 1, ये 2 आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 ऊपर हो गए और 4 इसके पीछे होंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये कोने हो गए। कॉर्नर कितने होंगे? 8। तो कॉर्नर वाला हिस्सा 1, 2, 3, 4 इधर और 4 इसके पीछे, 1, 2, 3, 4, टोटल कॉर्नर हो गए 8। इस पूरी बुक का एक सेंटर पार्ट होगा बीच में, ये ऐसे करके एक सेंटर पार्ट होगा बीच में, इस जगह पर कहीं। हर कोने से उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, वो होगा एक बॉडी पार्ट। फेस क्या होती है? देखो ये पूरी फेस समझते हैं हम, ये पूरा एक फेस है, 1 फेस, इसके नीचे 2 फेस, 2 फेस हो गए, ये वाला 3 फेस, ये वाला 4 फेस, सामने का ये 5 फेस और इसके बैक का ये वाला हिस्सा देखो, ये 6 फेस। तो टोटल फेस होती है 6। अब एज क्या होती है? किनारे। ये देखो, ये 1 एज, ये देखो 1 एज, ये 2 एज, ये 3 और ये 4 इसके नीचे कितने हुए? 8। ये वाला हिस्सा देखो, ये 9, वैसे इधर 10, ये 11 और ये पीछे की तरफ 12। तो 12 एज होती है। तो 12 टोटल एज हो गए। तो ये था आपका कॉर्नर, बॉडी, फेस और एज के बारे में। एक वर्ड होता है इसका कंस्टिट्यूट पार्ट। कॉर्नर पर जब हम एटम रखते हैं, मान लो हमने इस कॉर्नर पर एटम रखा, तो हमको क्या लगता है इस कॉर्नर पर पूरा एक एटम होगा? नहीं, किसी कॉर्नर पर या किसी भी पार्ट पर कुछ पार्ट, कॉर्नर पर एटम का कुछ पार्ट 1/8, 1/6 इस तरह से कुछ पार्ट ही प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट कॉर्नर का माना जाता है 1/8। ये लर्न करना है आपको, समझाऊंगा कैसे होता है, अभी लर्न करना है। बॉडी का कंस्टिट्यूट होता है 1/1, फेस का कंस्टिट्यूट होता है 1/2 और एज का कंस्टिट्यूट होता है 1/4। तो ये कंस्टिट्यूट पार्ट हमको लर्न होना चाहिए। कॉर्नर का कंस्टिट्यूट पार्ट 1/8, बॉडी का कंस्टिट्यूट पार्ट 1/1, फेस का कंस्टिट्यूट पार्ट 1/2 और एज का कंस्टिट्यूट पार्ट होता है 1/4। अब बात आती है कंस्टिट्यूट पार्ट क्या होते हैं और इनको हम कैसे समझेंगे। समझाने की कोशिश करते हैं। ये 3D है, समझो। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो लर्न करना आसान है कि कॉर्नर का 1/8, बॉडी का 1/1, फेस का 1/2 और एज का 1/4। ये लर्न करना आसान है, चैप्टर समझ में आ गया। लेकिन ये होता कैसे है, उसको 3D में अरेंज करना मुश्किल होता है, उसे समझाएंगे। अब जिसकी 3D में समझ में आ जाए वो बात ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आपको ये लर्न करना होगा। 3D में भी समझाऊंगा, अच्छी तरह समझेंगे। मान लो हम इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लो ये बॉक्स एक यूनिट सेल है, तो देखो ये वाला कॉर्नर हो गया एक कॉर्नर, ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक हो गया 4 कॉर्नर हो गए, 5, 6, 7 और ये 8 कॉर्नर हो गए। ओके, ये दीवारें जो होती हैं वो फेस होती हैं। तो एक दीवार ये हो गई 1 फेस, सेकंड फेस ये हो गई, ये 3rd फेस हो गई, ये हो गई 4th फेस, ऊपर वाली 5th फेस और एक ये वाली फेस 6 फेस हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी की। इस पूरे बॉक्स में यहाँ ये एक सेंटर पार्ट है। इस सेंटर बॉल को यहाँ हमने सेंटर पार्ट माना। इस सेंटर पार्ट में इस कोने से और इस कोने से डिस्टेंस बराबर होगी, इस कोने से और इस वाले कोने से डिस्टेंस बराबर होगी, इस वाली फेस से इस वाली फेस से भी डिस्टेंस बराबर होगी। तो यहाँ एक पार्ट होगा सेंटर पार्ट, इसको हमने सेंटर पार्ट मान लिया। ओके, अब बात करते हैं एज की। तो देखो ये वाला एक एज हो गया,
एक एज ये हो गया 2 एज, ये वाली 3 एज हो गई, और ये हो गई आपकी 4 एज। देखो 1 2 3 और 4 ये हो गई, ये हो गई 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गई। अब देखो ये वाली नहीं गिनी थी 9, ये वाली हो गई 10, ये ऊपर वाली हो गई 11 और ये नीचे वाली हो गई 12। तो 12 एज हो गई। अब हम बात करते हैं फेस के डायगोनल। देखो ये पूरा एक फेस माना जाता है, ये पूरा एक फेस, ये पूरा एक फेस है, ये वाला पूरा एक फेस, ये पूरा एक फेस हो गया, ये पूरी दीवार एक फेस है। अब इस दीवार को इस दीवार से मिला दो। देखो ऐसे मिला रहा हूं, ध्यान से समझना। इस दीवार को इस दीवार कोने से मिलाना है, इस कोने को इस कोने से मिलाना है। तो यहां से ऐसे करके एक मिला और एक इस कोने से ऐसे मिलाया। तो इस वाली दीवार पर कितने डायगोनल है फेस के? एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। कितने डायगोनल हो गए? 2 डायगोनल। टोटल 6 फेस हैं, तो हमारे पास हो गए टोटल 12 फेस डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होते हैं? इस कोने को और इस कोने को, इस दीवार, ये दीवार हो गई और इसकी ये एक दीवार हो गई और इसकी अपोजिट दीवार हो गई ये। इस वाले कोने को इस वाले कोने को आपको मिलाना है। तो मान लो मैंने इसको इससे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। एक कोना ये हो गया कॉर्नर, एक कॉर्नर ये हो गया। ओके, 2 कॉर्नर के एटम ले लिए और इस जगह पे होगा बॉडी का एटम। तो एक कॉर्नर ये बॉडी एटम और ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर ये बॉडी और ये कॉर्नर, ये कहलाएगा एक डायगोनल। एक डायगोनल ऐसे हो गया, एक डायगोनल ऐसे हो गया। कितने डायगोनल हुए? 2 डायगोनल हो गए। देखो एक तो ये हो गया डायगोनल और एक ये हो गया, 2 डायगोनल हो गए। ओके, ऐसे ही यहां देखो ये तीसरा डायगोनल और यहां से ऐसे ये चौथा डायगोनल। तो टोटल बॉडी डायगोनल की संख्या होती है 4। हाँ भाई, सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है एक बहुत ही 3 डायमेंशनल चैप्टर है। कोशिश करते हैं इसको समझाने की। मान लो यूनिट सेल एक रूम होता है, ये हम रूम में खड़े हुए हैं, ये एक यूनिट सेल है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8 कॉर्नर कौन कौन से होते हैं। चलो आओ रूम में हम देखते हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, ये देखो आप रूम में ये कॉर्नर देख रहे हो, तो एक कॉर्नर हो गया ये, तो ये 1 कॉर्नर हो गया। ओके, अब इसी के सहारे नीचे आ जाओ, नीचे आते जाओ। देखो इस कमरे का एक कोना ये हो जाएगा नीचे। कितने कोने हो गए? 2, एक ऊपर और एक उसके नीचे, 2 कोने हो गए। अब इसी में आ जाओ नीचे, इधर थोड़ा, इस कमरे में एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर। तो एक दीवार पर 4 कोने हमको दिखे। ओके, 4 कोने हो गए। अब इस वाली दीवार पे आओ, इस दीवार पे आओगे तो देखो एक ऊपर कॉर्नर है, एक इसके नीचे कॉर्नर होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। अब इस दीवार पे आ जाओ, इस दीवार पे आ गए हम। इस दीवार पर इस कोने पर देखो, ये 7वां कॉर्नर हो गया और इसके नीचे ये 8वां कॉर्नर हो गया। तो टोटल कितने कॉर्नर हुए? 8 कॉर्नर हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेस। फेस मतलब दीवारें। अब देखो इस कमरे की ये दीवार है, ये दीवार हो गई, तो एक दीवार तो ये हो गई। ठीक है, एक दीवार हो गई। अब देखो ये पूरी एक दीवार हो गई। अब एक दीवार ये हो गई, 2 हो गई। दीवार को देखो, ये दीवार हो गई, 2 हो गई। अब इधर आ जाओ, ये तीसरी दीवार हो गई, 3rd दीवार हो गई। अब ये हो गई आपकी 4th, 4 दीवार हो गई। ऊपर की तरफ जाओगे, छत जो होती है वो आपकी 5th दीवार मानी जाएगी और सबसे नीचे फ्लोर, ये आपकी 6th दीवार मानी जाएगी। तो टोटल आपकी हो गई 6 फेस। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें बॉडी। बॉडी का ध्यान देखो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा ये कोना है, ऊपर का कॉर्नर हो गया, 8 कोने होंगे, 8 कॉर्नर होंगे पूरे कॉर्नर में। पूरे कॉर्नर पर, पूरे कमरे में मैं खड़ा हूं जस्ट कोने के बीच में। इस पूरे कमरे के कॉर्नर पर मैं, मतलब सेंटर में खड़ा हूं बॉडी में। तो देखो इस पूरे कमरे में इस जगह पर, जहां हर कोने से
हर कोने से डिस्टेंस बराबर होगी इस पॉइंट की, हर दीवारों से भी डिस्टेंस इस पॉइंट की बराबर होगी। तो पूरे कमरे का एक सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर, जो हमेशा एक होता है। ओके, अब बात करते हैं एज की। तो एज आपको समझने हैं इस तरह से कोने, इस तरह से कोने समझने एज क्या होती है। जैसे देखो, ये दीवार हो गई, इस दीवार को देखो, तो इस दीवार पर ये यहां से ऐसे चलोगे, ये लाइन हो गई। ओके, तो ये कहलाती है एज। तो ये एज है, ये नीचे की तरफ आओगे तो एज हो गई, ये नीचे की तरफ, ये इस तरह से जा रहे तो एज है। तो टोटल मिला के इन कोने के जो दीवार के कोने हम गिनेंगे, इनको टोटल एज मानते हैं हम 12। कितने मानते हैं टोटल एज? 12। तो 12 एज हो गई। अब एक चीज और समझो, मान लो हम इस दीवार पे आ गए, आ जाओ, ये हमारी एक दीवार है, दीवार मतलब फेस। अब देखो, उस कोने पर, उस वाले कोने पर और इस नीचे वाले कोने पर, उस कोने पर और नीचे कोने पर, इन दोनों को मिला दें ऐसे करके, तो ये कहलाएगा डायगोनल, फेस का डायगोनल एक, और इस कोने से इस कोने को मिलाओगे तो 2 डायगोनल, एक फेस पर एक ऐसे और एक ऐसे करके 2 डायगोनल हो गए। तो एक फेस पर 2 डायगोनल, टोटल फेस होती है 6, तो 12 डायगोनल हुए। अब हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल की। ध्यान सुनना, उस कोने को दिखाओ, एक कोना वो हो गया इस दीवार का, ये कोना। ओके, एक कोना इसके जस्ट अपोजिट उस वाली दीवार पे, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर दिखाओ, एक कोना ये और एक कोना वो, नहीं लोग, एक कोना वो और एक कोना वो, दोनों कोने को, ये बॉडी है, ये बीच में बॉडी पार्ट, इस कोने को बॉडी से मिलाते उस कोने को मिला दोगे तो ये कहलाएगा बॉडी डायगोनल। क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। ऐसे केवल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं पूरी यूनिट सेल में, मतलब कमरे में, ठीक है। तो इसके बेस पर आप वीडियो से सीखोगे। कट करो, देखो, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, लर्न कर लो सबसे बढ़िया। मान लो ये हमारे रूम है 4, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर 1 2 3 4 रूम है, और उसकी सेकेंड फ्लोर पर आपके उसके ऊपर अगले 4 रूम होंगे, नीचे 4 रूम और उनके ऊपर अगले 4 रूम। समझ में आया? एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पर, नीचे वाले उसमें 4 रूम हैं, और उन 4 रूम के ऊपर सेकेंड फ्लोर पर अगले 4 रूम बने हैं। ओके, अब मान लो इन चारों रूम का ये कॉर्नर पार्ट है, चारों रूम का ये कॉर्नर पार्ट है। मैं इस जगह पर एक एटम रख रहा हूं, मैंने यहाँ एक एटम रखा, ये एटम रख दिया मैंने। अब आपको ये बताना है कि इस एक एटम का पार्ट जो 8 रूम है आपके पास, 4 नीचे 4 ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर आपके पास है 4 रूम और सेकंड फ्लोर पर भी आपके पास है 4 रूम। ओके, और ये कॉर्नर है। अब आपको सोचना ये है कि कॉर्नर का कंस्टिट्यूट पार्ट कितना होगा। हमने लर्न कराया था 1/8। अब समझते हैं ये 1/8 कैसे आया। इस एटम को इस जगह पर मैं रखता हूं, तो देखो, क्या इसका ऐसे 4 भाग कर दिए, तो क्या इसका ये वाला पार्ट इस कमरे में जा रहा है? जा रहा है। क्या ये वाला पार्ट इस कमरे में आ रहा है? आ रहा है। ये वाला पार्ट भी इस कमरे में आ रहा है और ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है। तो नीचे के फर्स्ट फ्लोर पर जो 4 रूम है उसमें एटम का हिस्सा गया 4 भागों में। ओके, अब इसके ऊपर जो अगले 4 रूम होंगे, इस एटम का कुछ हिस्सा ऊपर के रूम में भी जा रहा होगा, इसका कुछ हिस्सा ऊपर के रूम में भी जा रहा होगा। अब वो कैसे समझेंगे हम, उस पर थोड़ा ध्यान दो। जैसे ये 4 रूम तो हो गए नीचे के, और ऐसे करके मैंने 4 रूम बना दिए ऊपर के, ठीक है। ऐसे 4 रूम इस तरह से ये ऊपर के हो गए। तो देखो, ये जो एटम है वो टच होगा इस जगह पर,
मान लो ये ईंट है, ये वाला जो हिस्सा है वो ईंट है, ये वाला, ये एक एटम है। अब ये एटम नीचे तक है, तो सोचो इस ईंट का, इस एटम का कुछ पार्ट ऊपर के 4 रूम में होंगे और कुछ पार्ट नीचे के 4 रूम में होगा। तो एक एटम कितने रूम में गया? 4 तो नीचे वाले हिस्से में टच आया, ओके, 4 तो नीचे वाले हिस्से में टच आया। और मान लो ये है आपका ऊपर वाला 1 2 3 4, इसके ऊपर रखा है रूम। तो देखो 4 तो गया ये नीचे वाले में, ये नीचे वाला है, ये वाला नीचे है, ये वाला नीचे है और ये वाला नीचे है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 तो नीचे गया, ओके। ये कमरा जो है ऊपर वाला है ये, तो इस एटम का कुछ हिस्सा, इस एटम का कुछ हिस्सा इस वाले रूम में गया, इस वाले रूम में गया, इस वाले रूम में गया, इस वाले रूम में। तो 4 तो ये हो गए, ये 5वां हिस्सा, 6वां, 7वां और 8वां। तो ये एक एटम 8 रूमों में बटा, तो एक एटम का एक रूम में कितना पार्ट होगा? तो वो पार्ट होगा 1/8, एक रूम में पार्ट होगा 1/8। तो ये था कंस्टिट्यूट पार्ट कॉर्नर का। नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट लर्न करो, 1/8 होता है कंस्टिट्यूट, सीधा। ये 3D में बताया, ये 1D में बताया। मतलब जब आप यूनिट सेल पर, समझो, जब आप यूनिट सेल पर, जैसे ये यूनिट सेल है, ये आपकी एक यूनिट सेल है, जब मैं कहता हूं कि ये कॉर्नर है और यहां एटम रखा है, तो यहां एक एटम नहीं रखा है, एटम का केवल 1/8 हिस्सा ही रखा होगा। एक कॉर्नर पर एटम का केवल 1/8 पार्ट ही रखा होगा, ओके। यहां तक समझ में आया कॉर्नर का कंस्टिट्यूट 1/8 कैसे। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की। किसकी? बॉडी पार्ट की, कि बॉडी में कंस्टिट्यूट कैसे हुआ। बॉडी पार्ट समझते हैं। हमने बॉडी पार्ट का कंस्टिट्यूट बताया था 1/1। ये कैसे? ये नीचे वाले फ्लोर के 4 रूम है, ओके, और ये मैंने बना दिए इसके ऊपर, इसके ऊपर है। अब ऊपर बनाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, इसलिए छोटा दिखा दिया मैंने। ये इसके ऊपर के 4 रूम है, ओके। अब एक बात सोचो, ये नीचे के जो रूम होंगे उसका बॉडी कहाँ होगा? मान लो ये एक कोना है, ये कोना है इस कमरे का, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ओके। इन कॉर्नर के बीच में ये सेंटर पार्ट है बॉडी। तो इस कमरे का सेंटर पार्ट ये कहलाएगा बॉडी, इस कमरे का बॉडी सेंटर ये कहलाएगा, इस वाले 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 कमरे का बॉडी सेंटर ये कहलाएगा। हर कमरे का अपना एक बॉडी पार्ट होगा। मतलब अगर मैं इस कमरे का, समझो इस वाले कमरे का, इस वाले रूम का, इस वाले रूम का बॉडी सेंटर बनाऊंगा तो ये बनेगा इस जगह पर। तो क्या ये वाला एटम किसी और रूम में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये अपने ही रूम में होगा। तो पूरा की पूरा अपने रूम में होगा, तो कंस्टिट्यूट होगा 1/1, 1 में से 1, पूरा की पूरा एक रूम में। जैसे मान लो हमारा ये पूरा एक रूम है, ये पूरा हम रूम में खड़े हैं, ठीक है। तो इस रूम में एक सेंटर पार्ट होगा। जैसे ये रूम है तो उसका एक सेंटर पार्ट होगा, उसका एक सेंटर पार्ट होगा, और वो हर कमरे का सेंटर पार्ट अलग अलग होगा। ये सेंटर पार्ट होगा, ये सेंटर पार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो बॉडी का सेंटर हमेशा 1 होता है और अपने ही कमरे में होगा, किसी और में नहीं जाएगा। तो उसे बोलेंगे कंस्टिट्यूट, उसका बोलेंगे 1/1। अब हमको समझना है फेस का कंस्टिट्यूट पार्ट। फर्स्ट फ्लोर पर 4 रूम नीचे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर उसके ऊपर 4 रूम है। फेस का कंस्टिट्यूट हमने माना 1/2। अब एक बात बताओ, मान लो इसके सामने ये रूम है, इस वाले रूम के सामने ये रूम है, कनेक्ट करते हुए। जैसे मान लो हमारा ये रूम है एक, ठीक है, ये वाला रूम है। तो इस रूम में ये इसकी दीवार है, ये इसकी दीवार है। तो इसके पीछे वाला जो रूम होगा, इसके जस्ट पीछे वाला, उसकी दीवार और इसकी दीवार कॉमन हो गई। मान लो ये एक रूम है और एक रूम ये है, तो इनके बीच की ये दीवार कॉमन है, ये दीवार कॉमन है, और दीवार को हम बोलते हैं फेस। तो ये दीवार कॉमन है। अब मैं यहाँ एक एटम रख दूं इस तरह से,
तो इस एटम का आधा हिस्सा इस कमरे में जाएगा। भाई इस दीवार में जो ईंटें होंगी वो आधी ईंट तो इस दीवार कमरे की मानी जाएंगी और आधी इसकी मानी जाएंगी। तो एक कमरे का पार्ट होगा 1/2 और इस कमरे में जाएगा 1/2। समझ में आया? ऊपर के रूम से तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे यहां मानेंगे तो ये हो जाएगा, इधर 1/2 इधर 1/2, कहीं भी मान लो। समझ में आ रहा है? तो फेस का कंस्टिट्यूट होता है 1/2। ओके, देखो जब सामने बैठे होंगे तो हम रूम को समझा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ रूम को कैसे इंडिकेट करूँगा? ठीक है, कैमरा फिक्स है, कैसे इंडिकेट करेंगे? ओके, तो इसके लिए मैं एक और व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करूँगा, उस पर आप देखेंगे किस तरह से रूम को दिखाऊंगा पूरे को। ओके, तो ये अभी समझो कि आधा पार्ट हमने इस रूम में लिया है और आधा पार्ट इस रूम में लिया, तो ये हो गया फेस का पार्ट 1/2। अब हम बात करते हैं एज की। एज का क्या अरेंजमेंट है? एज क्या होती है? एज कैसे देखी जाती है? तो मान लो हमने ये थोड़ा रफ कर दिया और बात करते हैं एज की। ओके, तो यहां हम एज का कंस्टिट्यूट कितना लिखते हैं? 1/4। तो एज का कंस्टिट्यूट होता है 1/4। सबसे बढ़िया होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सबसे बढ़िया तरीका लर्न करो 1/4। सामने होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाते हैं कि एज क्या है, बॉडी सेंटर क्या है, इस तरह से। ओके, मान लो ये रूम है आपका, नीचे के 4 फ्लोर हैं और ये कमरे के ऊपर के 4 फ्लोर हैं, इस तरह इसके जस्ट ऊपर। ओके, अब किनारों की बात करनी है, हमें किनारों की बात करनी है। किनारे मतलब ये, एज मतलब ये वाला हिस्सा। अब सोचो, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा करके, अच्छी तरह समझना। रूम के ऊपर रूम बना देता हूं, इसके ऊपर इस तरह से रूम बना हुआ है ऊपर की तरफ। इस तरह से रूम के ऊपर रूम बना, और मैं मान रहा हूं किनारे की बात। तो ये मैंने मानी एज, ये मैंने एज मानी, ये एज है इस तरह से। तो इन एजों पर हमको ये समझना है किसका कितना पार्ट होगा। तो हम एज को समझाते हैं 1/4। तो अब ये 1/4 कैसे आया वो हमको समझना है। 1/4 कैसे आया ये हमको समझना है। ओके, अच्छी तरह से समझते हैं एज का क्या मतलब है। मान लो ये एक दीवार है, इस रूम की ये एक दीवार है। इस दीवार पर सबसे ऊपर जो कोना होगा उस लाइन को हम बोलते हैं, जो सबसे ऊपर लाइन होगी। जैसे ये आपकी पूरी एक दीवार है, तो ये लाइन, ये वाला हिस्सा एज कहलाएगा। कहलाएगा एज कहलाएगा, कमरे का। अब सोचो एज का अरेंजमेंट, हमने इसको माना एज पूरा, ये एज है। तो अगर मैं इस पर एटम रखता हूं तो वो कितने कमरों में जाएगा वो हमको समझना है, अच्छी तरह समझना। ये एज पार्ट है, ये हो गया इन दोनों कमरों का। ये जो पार्ट है वो फेस था, ये एज पार्ट है। तो मान लो मैंने एटम यहां रख दिया, ठीक है, या ऐसे कह लो ये मैंने एटम यहां रख दिया, ये एज पार्ट था। एज मतलब दोनों के बीच का सेंटर पार्ट, ये एज रख दिया यहाँ इस जगह पर। एज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, कमरे में होते, रूम में होते तो जल्दी समझ में आता। तो इसका समझो, इस कमरे के पीछे वाला कमरा है ये, इस कमरे के पीछे वाला कमरा है ये, इस कमरे का पीछे वाला। यहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ देखो, ये कमरा है, इस कमरे का ये पीछे वाला है, ये कमरा आगे का, ये कमरा पीछे का, और यहाँ एटम रखा है इस एज पर। तो आपको समझना है इस एटम को मैं रखूंगा इस जगह पर, तो इसका कुछ आधा हिस्सा तो इस कमरे में जाएगा और आधा हिस्सा जाएगा इस कमरे में। ओके, जब आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा तो कंस्टिट्यूट होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। हमने कितना लिखा है? 1/4। भाई इन कमरों के ऊपर, इन रूम के ऊपर 2 रूम ऊपर भी हैं, ये रूम ऊपर है, एक रूम इधर है ऊपर, 2 रूम ऊपर भी हैं। भाई इन दोनों कमरे के ऊपर भी तो रूम होंगे, तो आधा इधर गया, आधा इधर गया, ठीक है। और जो आधा पार्ट है ये वाला, वो ऊपर वाले रूम में भी जाएगा। मतलब 2 कमरे नीचे के टच में आए और 2 कमरे ऊपर के टच में आए, तो
तो टोटल कंस्टिट्यूट पार्ट होगा एक कमरे का 1/4। नहीं समझ में आ रहा है, लर्न करो डायरेक्ट 1/4। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा और आगे की बात। अब एक चीज और समझो, ये आपका एक फेस हो गया, एक दीवार हो गई, ये पॉइंट आपका एक कॉर्नर, ये कॉर्नर आपका, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये चारों मिलकर एक दीवार हो गई। भाई एक दीवार है, मान लो ये एक दीवार है, तो उस पर चार ही, तो इस दीवार पर चार ही तो कॉर्नर होंगे, तो एक दीवार पर हमने ये 4 कॉर्नर माने। ओके, तो ये पूरी एक दीवार हो गई जिसको हम बोल रहे हैं वन फेस। अब इस फेस पर मैं पूछना चाहता हूं डायगोनल कितने होंगे। डायगोनल होता है इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर को मिलाते हुए एक लाइन। ये देखो, ये जो लाइन बनाई है मैंने, देखो इस तरह से लिख देता हूं, ये पूरा एक डायगोनल है और इस कोने को इस कोने से मिलाते हुए दूसरा डायगोनल। तो एक फेस पर कितने डायगोनल बने, एक और एक, 2। एक फेस पर बनते हैं 2 डायगोनल। टोटल फेस कितनी होती हैं हमारे पास, कमरे में दीवारें कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 फेस होते हैं। तो टोटल यूनिट सेल में 6 × 2 12 फेस डायगोनल होते हैं। 12 फेस डायगोनल माने गए। ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल मानते हैं 4। यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल हम मानते हैं 4। अब बात आती है बॉडी डायगोनल 4 कैसे होते हैं। तो रूम में बॉडी डायगोनल कैसे डिसाइड करेंगे उस पर ध्यान दो। मान लो ये आपका कॉर्नर है और एक कॉर्नर ये है, जस्ट अपोजिट, और बीच में ये बॉडी। तो इस कोने को मिलाते हुए, बॉडी को मिलाते हुए चलना है आपको। तो इस तरह से ये एक बॉडी डायगोनल बनता है, ये बॉडी डायगोनल है ये वाला। ऐसे टोटल रूम में 4 बॉडी डायगोनल होंगे। अब आप कहोगे 4 बॉडी डायगोनल कैसे होंगे। अब देखो, मान लो हम इस रूम में खड़े हुए हैं, इस रूम में इस दीवार पर, इस वाली दीवार पर, समझो ध्यान से, इस वाली दीवार, सामने वाली दीवार पर, उस कोने पर, उस वाले कोने पर, उस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर, ठीक है, एक कॉर्नर माना हमने। ओके, एक कॉर्नर हो गया ये। और हमारे राइट हैंड साइड में जो दीवार होगी, राइट हैंड साइड में दीवार, उसके नीचे वाला कॉर्नर, कौन सा, नीचे वाला, इस कोने को और इस वाले कोने को इसके अपोजिट साइड में जो कोना है, इस कोने को इसके अपोजिट साइड में जो कोना है, उसको बॉडी सेंटर से मिलाते हुए लाइन खींची जाती है, तो बोलते हैं बॉडी डायगोनल। टोटल आपके पास 8 कोने हैं, 2 कोना और एक बॉडी, 2 कोने और एक बॉडी, 2 कॉर्नर और एक बॉडी मिलाकर एक डायगोनल बनता है। 8 कोने से बना हुआ तो 4 ही तो बनेंगे, तो 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं। हमारे पास क्यूबिक के 4 सिस्टम हम मानते हैं। सिस्टम कह लो 4 तरह के। पहला है सिंपल क्यूबिक, जो हमारे कोर्स में उनकी बात कर रहा हूं। पहला है आपके पास सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक क्या है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, पहले सिंपल क्यूबिक समझते हैं क्या है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल बना दिया, ये मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल में मैंने केवल कॉर्नर के एटम दिखाए, केवल कॉर्नर के एटम दिखा रहा हूं। 4 कॉर्नर एटम ये हो गए, ये कॉर्नर एटम है। जब एटम केवल कॉर्नर पर हो तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। जब यूनिट सेल में एटम केवल और केवल कॉर्नर पर बैठे हो तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसे शॉर्ट में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका अरेंजमेंट समझो। ये मैंने एक यूनिट सेल दिखाया, ये मैंने एक यूनिट सेल दिखाया, समझना ध्यान से। ये मैंने एक यूनिट सेल दिखाया, इस पर आप 8 कॉर्नर बना लो,
तो ये कॉर्नर 8 कॉर्नर दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये 4 कॉर्नर बन चुके हैं, 5 6 7 और 8 कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पर एटम होंगे, टोटल कॉर्नर की संख्या 8। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 8 एटम कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर 8 एटम दिखा देंगे। ओके, कोई भी पार्ट रखा हो, 1 बाई पार्ट रखा हो, उससे मतलब नहीं है, रखा तो पार्ट, एटम तो मानेंगे, ठीक है। और एक मानेंगे उसके बॉडी में, एक मानेंगे उसकी बॉडी में, तो बॉडी में 1 एटम, तो 8 कॉर्नर घिरे होंगे एटम से और एक बॉडी पर एटम रखा होगा, तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब हम बात करते हैं एक और, ध्यान से समझिए, एक और की अरेंजमेंट की बात करते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, ये पूरा रफ कर दिया। तीसरा पार्ट होता है हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक में 8 एटम तो कॉर्नर पर होंगे, तो ये कॉर्नर दिखा दी मैंने 8, और 6 एटम फेस के होंगे। देखो एक फेस, ये सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस और 6 फेस, एक ऊपर एक नीचे, जमीन और एक छत, तो टोटल 6 होंगे फेस पर। तो जब एटम कॉर्नर पर और 6 फेस पर होते हैं तो उसे बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। एक होता है आपका एंड सेंटर, एंड सेंटर क्यूबिक। एंड सेंटर क्यूबिक के अंदर 8 एटम कॉर्नर पे होंगे, 8 एटम कॉर्नर पे होंगे और 2 एटम होंगे फेस पर। अब हमने कहा 2 एटम फेस पर, लेकिन ये 2 एटम किस फेस पे होंगे ये आपको समझना है। अगर मैं एक एटम इस फेस पर दिखाता हूं तो उसकी जस्ट अपोजिट साइड पर, अपोजिट वाली दीवार पर, मान लो ये इस कमरे की दीवार है, इस कमरे की दीवार है, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड की दीवार पर एक एटम यहां होगा फेस का, एक एटम यहां होगा, तो 2 फेस के एटम होंगे, तो उसे बोलेंगे हम एंड सेंटर क्यूबिक। तो इस तरह से 4 तरह के सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और एंड सेंटर क्यूबिक। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक की प्रॉपर्टीज। हमने बताया कि यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम रखे हों तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले निकालना सिखाएंगे आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव यूनिट सेल। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इसके लिए फॉर्मूला होता है, कॉर्नर कितने हैं सिंपल क्यूबिक में, टोटल एटम इनटू उसका कॉन्स्टिट्यूट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। अब ये बताओ कितने एटम टोटल मान रहे हैं एक यूनिट सेल में, कौने कितने एटम है? 8 एटम है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर एटम है 8 और कॉर्नर का कंस्टिट्यूट कितना होता है 1/8, तो उसका जेड कहलाएगा 1। क्या कहलाएगा? जेड 1 कहलाएगा। यहां जेड को हमने नाम दिया है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या हम इसको कह सकते हैं जेड को नंबर ऑफ एटम या फिर आइंस इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आइंस को हम जेड कहते हैं। और सिंपल क्यूबिक में जेड के लिए वैल्यू 1 होती है, चाहे आप एटम फॉर्म लो, चाहे यहां एटम रखो, चाहे आप आइंस रखो, दोनों के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। अभी हम केवल एटम की बात कर रहे हैं कि जेड की वैल्यू 1 एटम के लिए, आइंस के लिए भी 1 होता है, लेकिन कैसे 1 होता है ये हम आयनिक फॉर्म में ही समझा पाएंगे। लेकिन दोनों के लिए जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है। ओके, दूसरा पॉइंट है रेडियस, एटम की रेडियस। रेडियस कितनी होती है?
तो देखो एक एटम मैंने एक कोने पर यहाँ माना होगा, एक यहाँ, तो मान लो इन दोनों पर हमने एटम माना और ये इस तरह से टच में है। ये एक एटम इस जगह पर रखा है और इस जगह पर एक एटम रखा है, ये टच करते हुए इस तरह से। यहां से एक एटम ये हो गया और ये दूसरा एटम हो गया इस तरह से। यहां से यहां तक की कहलाएगी रेडियस और यहां से यहां तक की कहलाएगी रेडियस। दो एटम टच में हुए कॉर्नर पर, ये रेडियस कहलाएगी यहां से लेके यहां तक। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक दो कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दो कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस, दो कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये हो गया 2r इज इक्वल टू ए, r प्लस आर इज इक्वल टू ए। तो r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a/2। r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a/2। तो रेडियस, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला होता है, यहां लिख देते हैं हम, एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक r इज इक्वल टू a/2, एज लेंथ डिवाइड बाई 2। एक होती है आयनिक रेडियस, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आयनिक रेडियस का। अगर इन कॉर्नर पर आयंस रखे होते हैं, अपोजिट आयंस, तो उनकी आयनिक रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, डिटेल में सीखने के लिए आगे आएगा, आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा। आयनिक रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना होगा, अभी आयंस फॉर्म में डिटेल में बाद में समझाऊंगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है सिंपल क्यूबिक में आयनिक रेडियस, तो ये आयंस है, ये भी आयंस है, एक को कैटायन मान लो, एक को एनायन मान लो। तो कैटायन की रेडियस, ये कैटायन और ये एनायन, और एनायन की रेडियस इज इक्वल टू होता है ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। ये कैसे आया, इसको आयंस में समझेंगे, अभी आपको लर्न करना है ये डायरेक्ट। ओके, इतना हमारे पास समझ में आ रहा है कि सिंपल क्यूबिक में एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या है और आयनिक रेडियस का क्या फॉर्मूला है, और यहाँ ए है एज लेंथ। अगला केस है एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। क्या था? 8 एटम कॉर्नर पर होते थे और 6 एटम होते थे फेस पर। ओके, अब मैं इसका जेड निकालना सिखा रहा हूं। तो कहां कहां एटम प्रेजेंट है, तो आप कहोगे कॉर्नर पर है प्लस फेस पर है। तो जेड कैसे निकलेगा? कॉर्नर पर कितने एटम है, मैंने कि 8 एटम है, इनटू उसका कंस्टिट्यूट पार्ट 1/8, ये तो क्या कॉर्नर का, प्लस फेस पर एटम है 1 2 3 4 5 6 फेस के एटम है, और फेस का कंस्टिट्यूट होता है 1/2। तो जेड की वैल्यू 1 प्लस 3, तो जेड आएगा 4। जेड मतलब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन इन वन यूनिट सेल। ये जेड की वैल्यू 4 होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, चाहे ये एटम फॉर्म हो, मैंने एटम फॉर्म में समझाई है, आयन फॉर्म में बाद में समझाऊंगा, और आयन दोनों फॉर्म में जेड की वैल्यू 4 होती है। आयन फॉर्म में तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, वो आगे समझाएंगे कैसे जेड 4 होता है। अभी मैंने लिख दिया कि 4 ही होता है। ओके, तो जेड की वैल्यू 4 समझ में आ गई। एटॉमिक रेडियस, इसका मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा आगे, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं। एटॉमिक रेडियस R इज इक्वल टू होता है √2a/4। एटॉमिक रेडियस का, जब एटम रखे होंगे तो उनकी एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू, किसके लिए? फेस सेंटर क्यूबिक के लिए, √2a/4। अभी आया कैसे है, इसका एक डेरिवेशन सिखाएंगे। अभी पहले फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेशन अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये आ गया। अब यहां से देखो पॉइंट नंबर 3, अगर मैं 4 को इधर ले आऊं तो ये कहलाएगा 4r, और इक्वल टू हो जाएगा ये √2 इंटू ए। ओके, 4r को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। डेरिवेशन में आएगा कि 4r कैसे आया है। अभी डायरेक्ट ध्यान रखो, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल 4r के बराबर होता है, और वो बराबर होता है √2a के बराबर। तो क्या मैं इन दोनों का डेरिवेशन सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस। क्या? आयनिक रेडियस, पॉइंट नंबर 4। अगर यहाँ आयंस होते तो हम लिखते आयनिक रेडियस, एक कैटायन होता
और एक एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू A/2। आयनिक रेडियस का फॉर्मूला यहाँ है Rc प्लस Ra इज इक्वल टू A/2। याद करना है, कैसे आएगा समझाऊंगा डिटेल में, डेरिवेशन अलग से समझाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, कौन कौन से एटम, कौन कौन से एलिमेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक को शो करते हैं, ये लर्न करना है आपको। एल्युमिनियम, कोबाल्ट, लेड, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, लेड, इरिडियम, निकेल, कॉपर, इसके अलावा प्लेटिनियम, पैलेडियम Pd, सिल्वर, प्लेटिनम Pt, गोल्ड Au और कैल्शियम Ca, ये सारे एलिमेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को शो करते हैं। ये देखो आपके पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 8 एटम कॉर्नर पर और एक बॉडी पर, इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो जेड निकालना है तो कहाँ कहाँ एटम है, कॉर्नर पर और बॉडी में। ओके, अब जेड निकालना आपको, कॉर्नर के एटम है 8, कंस्टिट्यूट होता है कॉर्नर का 1/8, प्लस बॉडी का एटम है 1 और बॉडी का कंस्टिट्यूट होता है 1/1। तो जेड की वैल्यू होगी 1 + 1, तो जेड इज इक्वल टू आया 2। ये जो जेड इज इक्वल टू 2 लिख रहा हूं, ये केवल एटम फॉर्म के लिए होता है। जेड इज इक्वल टू 2 होता है एटम फॉर्म के लिए, प्रूव कर दिया। लेकिन जेड की वैल्यू 1 होती है आयंस के लिए। अब ये आयंस के लिए तो मैंने एक में भी समझाया नहीं अभी, जब मैं आयनिक फॉर्म समझाऊंगा तो इस बात को समझाऊंगा ये 1 कैसे। अभी डायरेक्ट लर्न करना है कि जेड 1 होता है आयंस के लिए, कैसे होता है समझाऊंगा, ध्यान से समझना, अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आयनिक फॉर्म को आगे समझते हैं, तो हमें ये बाद में ही लिखना चाहिए था, फिर कंफ्यूजन, इसलिए हमने दोनों कंपेयर कर दिया। जेड 2 होता है एटम फॉर्म में, वो मैं बता दिया कैसे, और 1 होता है आयन फॉर्म में, जो मैं आगे समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट है इसका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस R इज इक्वल टू √3a, ए ब्रैकेट से बाहर है, अपॉन 4। ये एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला, डेरिवेशन सिखाऊंगा इसका भी। यहां से अगर हम लिखें तो 4R इज इक्वल टू √3 × a। 4R कहलाता है लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ओके, डेरिवेशन में स्पष्ट हो जाएगा ऐसे कैसे आया ये, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे। फोर्थ है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का फॉर्मूला कैटायन होगा और एक एनायन, और इसकी वैल्यू होगी √3a/2। Rc प्लस Ra की वैल्यू है √3a/2। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल बॉडी सेंटर क्यूबिक में आते हैं समझो ध्यान से। बॉडी सेंटर क्यूबिक में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रूबिडियम। इसके अलावा और थोड़े एग्जाम्पल लर्न करने हैं तो टंगस्टन, W, Fe आयरन, Rb हो गया, लिख ही दिया मैंने। सीजियम, बेरियम, सीजियम है, बेरियम है। इसके अलावा बेरेडियम है, क्रोमियम है, Nb है, मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम और Ta। ये सब बॉडी सेंटर क्यूबिक में आते हैं। किस में आते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर आते हैं। ये पॉइंट आपके 5th लर्न करने होंगे। अब इसमें एक विशेष पॉइंट समझना होगा, अच्छी तरह समझना बेटा। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा चैप्टर, अच्छी तरह समझते हुए चलें। हमारे पास ये था बॉडी सेंटर के बारे में। जो स्ट्रोंशियम होता है ऐसा, इसके लिए थोड़ी सी बातें समझ लो। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। इस स्ट्रोंशियम में सॉरी सेकेंड ग्रुप का हो गया, तो स्ट्रोंशियम जो है ये CCP स्ट्रक्चर भी शो करता है। ये बॉडी सेंटर क्यूबिक भी स्ट्रक्चर शो करता है। CCP आ जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ये SCP, इसका नाम है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का नाम है, इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, आगे पढ़ाऊंगा अभी। ये तीनों का स्ट्रक्चर शो कर लेता है। मतलब अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये सीसीपी फॉर्म में रहता है। अगर टेम्परेचर यहाँ स्ट्रोंशियम का सीसीपी स्ट्रक्चर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, 600 डिग्री सेल्सियस पर ये बीसीसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा और 350 डिग्री सेल्सियस पर ये एचसीपी स्ट्रक्चर शो करता है। इन दोनों के बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबर एटम क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, तो उसको हम 2r मानते हैं। कितना मानते हैं? 2r के बराबर। अब इन सब के डेरिवेशन वगैरह भी हमको सीखने होंगे।